हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। अपना जो केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा था उसमें क्लास सात क्लासें हो गई थी। आज 8वीं क्लास है। इसके अंदर मैं ले रहा हूँ कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। तो सीधा प्रश्न बोर्ड में पूछ लेते हैं कि टक्कर सिद्धांत को समझे। तो आप हेडिंग लगाओ टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी, ऊपर लिखो आरबी, राजस्थान बोर्ड। तो हेडिंग लगाओ भाई, कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत, और हेडिंग लगा के पेन कॉपी कर दो बंद। टक्कर सिद्धांत ये अपनी क्या है, हेडिंग है आज की। और क्वेश्चन बना के लिख लो इसको, राजस्थान बोर्ड लगा लो। क्या लगा लो? राजस्थान बोर्ड लगा लो। अब पेन कॉपी बंद कर दो और समझो इसे। टक्कर सिद्धांत क्या है? टक्कर सिद्धांत यह है कि जब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, जैसे ए और बी अपने रिएक्शन है, इससे क्या बन रहा है? सी और डी। इससे क्या बन रहा है? सी और डी बन रहा है। तो अभिकारक है, अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो अभिकारक के अणुओं के मध्य, अभिकारक के अणुओं के मध्य क्या होती है? टक्कर होती है। क्या होती है? टक्कर। इन टक्करों के बाद क्या बनता है? उत्पाद। अभिकारक के अणुओं के मध्य आपस में क्या होती है? टक्करें होती है। टक्करों के बाद क्या बनता है? उत्पाद। और इसे क्या कहते हैं अपन? इसे ही अपन कहते हैं टक्कर सिद्धांत। क्या बोलते हैं भाई? टक्कर सिद्धांत। अब एक आता है जेड, संघट्य आवर्ती। क्या आता है? जेड, संघट्य आवर्ती। अब संघट्य आवर्ती क्या है? देखो, संघट्य आवर्ती है 1 सेकंड में टक्कर हो रही, टक्कर से क्या बना? उत्पाद बढ़ रहा। तो 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या को क्या बोलते हैं? संघट्य आवर्ती, और इसको जेड के द्वारा दर्शाते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या देखा भाई? कोलिजन थ्योरी, संघट्य सिद्धांत, अभिकारक के अणुओं के मध्य क्या होता है? टक्कर होती है। टक्कर के बाद क्या बनता है? उत्पाद बनता है। और 1 सेकंड में जितनी टक्कर होगी उसको क्या बोलते हैं? संघट्य आवर्ती, और जेड के द्वारा इसको दर्शाते हैं। ठीक है, एक बात क्लियर। दूसरी है, जो टक्कर है 2 प्रकार की होती है। जो टक्कर है 2 प्रकार की होती है। तो प्रभावी टक्कर, कौन सी टक्कर? प्रभावी टक्कर, और एक अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर। ठीक है, प्रभावी जैसे ऐसे सामने वाले ऐसे भिड़ंत हो तो प्रभावी टक्कर। ठीक है, अगर ऐसे भिड़ंत हो रही है तो अप्रभावी टक्कर। प्रभावी और अप्रभावी का मतलब यह है कि जब अपन को टक्करों से उत्पाद मिल जाए तो वो टक्कर तो क्या है? प्रभावी। और जब टक्करों से उत्पाद न मिले वो टक्कर क्या है? अप्रभावी। वो क्या है? अप्रभावी होती। तो प्रभावी टक्कर में तो क्या मिल जाता है अपन को? उत्पाद मिल जाता है। क्या मिल जाता है भाई? उत्पाद मिल जाता है। और अप्रभावी टक्कर में उत्पाद अपन को नहीं मिलता। मतलब ऐसी टक्करें जो, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी टक्करें जिसके बाद अपन को क्या मिल जाए? उत्पाद, वो तो क्या हो जाएगी? प्रभावी टक्कर। वो तो क्या हो जाएगी? प्रभावी। और जिसके बाद अपन को उत्पाद नहीं मिलता वो क्या हो जाएगी? अप्रभावी। वो क्या हो जाएगी? अप्रभावी टक्कर। ठीक है, इसका देख सकते हैं अपना एग्जाम्पल। जैसे 2 है, 2 कण ऊपर से आ रहे हैं, 2 कण नीचे से आ रहे हैं। ये है ए, ये है बी, ये है बी, ऐसे आ रहे हैं। अब इनकी सीधी टक्कर होगी। अब इनका दूसरी स्टेप में इनको पास पास दर्शा दो, पास पास में ए और ए, बी और बी। उसके बाद इसका अलग से उत्पादन ए और इनको ऐसे कर दो, मतलब ए और बी बन गया उत्पाद। क्या बन गया भाई? उत्पाद बन गया। तो ये तो कौन सी टक्कर होगी? प्रभावी टक्कर। अब अप्रभावी टक्कर में मतलब उत्पाद नहीं बनेगा उसको। अप्रभावी टक्कर में क्या होगा? जैसे इधर से तो कोई क्या आ रहे हैं? बी और बी कण आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं ए और ए।
अब देखो इसमें तो दोनों ऐसे आ रहे थे भाई, एक ऊपर से एक नीचे से, ये उत्पाद बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, तो प्रभावी टक्कर सीधी नहीं होगी, तो ये इसके बाद उत्पाद नहीं मिलेगा। तो दूसरी स्टेप में इसको पास पास दिखा दो, बी बी ए और ए, ये हो गई बड़ी मध्यवर्ती, क्या हो गई, मध्यवर्ती स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद आप दिखा दो क्रॉस, मतलब नो प्रोडक्ट, क्या दिखा दोगे, मैं कोई उत्पाद नहीं मिला, नो प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, टक्कर सिद्धांत में, टक्कर सिद्धांत में क्या होता है, जैसे अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, अभिकारक से क्या होता है, उत्पाद। तो अभिकारक अणुओं के मध्य क्या होती है, टक्करें होती है, अभिकारक अणुओं के मध्य क्या होती है भाई, टक्कर होती है। टक्कर के बाद क्या मिलता है, उत्पाद। ये टक्करें भी दो प्रकार की होती है, प्रभावी और अप्रभावी। जब टक्करों से अपन उत्पाद मिल जाए तो प्रभावी टक्कर, जब उत्पाद न मिले तो अप्रभावी टक्कर। नेक्स्ट संगठित आवर्ती जेड, जब एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या, एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या क्या बोलते हैं, संगठित आवर्ती। तो पूरा टक्कर सिद्धांत क्या है, ये पूरा पूछा हुआ, इसमें ये भी पूछा हुआ संगठित आवर्ती, छोटे प्रश्न में संगठित आवर्ती क्या है। तो एक सेकंड में होने वाली, इस पर भी भी लगा लेना, वैसे ऊपर लगा ही दिया पूरा। तो एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या क्या बोलेंगे, संगठित आवर्ती। दूसरा, इस संगठित सिद्धांत को 1916 से 1918 के मध्य मैक्स ट्राउटज व विलियम लुइस नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया, 1916 से 18 के मध्य मैक्स ट्राउटज व विलियम लुइस ने दिया, ठीक है। तो ये थी इसकी मुख्य मुख्य बातें, इसके बाद और है, तो पहले अपन इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप रेडिंग लगा लिया, टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। अब उसमें लिखो, जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं, लिखो टक्कर सिद्धांत को 1916 से 18 में मैक्स ट्राउटज व विलियम लुइस नामक वैज्ञानिक ने दिया। मैक्स ट्राउटज व विलियम लुइस नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब एक लाइन छोड़ के लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर होती है। अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर होती है। अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर होती है। ठीक है। टक्कर के बाद हमें उत्पाद मिलता है। टक्कर के बाद हमें उत्पाद मिलता है। एक लाइन छोड़ के लिखो, संघट्य आवर्ती, कोष्टक में लिखना जेड, नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा से लिख देता हूं उसको। संघट्य आवर्ती, एक लाइन छोड़ के क्या लगानी, संघट्य आवर्ती, कोष्टक में लिखना जेड, दोबारा से लिख देता हूं मैं, संघट्य आवर्ती, कोष्टक में लगाओगे जेड, लिखो इसमें। एक सेकंड में लिखो, इसमें कंटिन्यू करो। एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या को, एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या को संघट्य आवर्ती कहा जाता है। संघट्य आवर्ती कहा जाता है। लीजिए, अब नीचे एक लाइन छोड़ के फिर से लिखो, तीर का निशान बना के इसमें लिखो, टक्कर दो प्रकार की होती है, या टक्करें दो प्रकार की होती है। एक और दो लगा के लिखो, प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर व अप्रभावी टक्कर, लिख लिया।
अब वापस से प्रभावी टक्कर लगाओ। प्रभावी टक्कर में लिखो, प्रभावी टक्कर में लिखो ऐसी टक्कर, ऐसी टक्कर जिसके बाद, ऐसी टक्करें, ऐसी टक्करें जिसके बाद हमें उत्पाद मिल जाता है, प्रभावी टक्कर कहलाती है। ऐसी टक्करें जिनके बाद हमें उत्पाद मिल जाता है, प्रभावी टक्कर कहलाती है। ठीक है, अब इसमें ये बना लो, प्रभावी हो गया सीधा। अब एक ये बना लो, ये तो आपने लिख लिया होगा। प्रभावी टक्कर में ये उदाहरण चिपकाओ, ये जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं, इधर से आ रही है ये, इधर से ये ए बी और बी, उसके बाद ऐसे तीर का निशान, फिर इनको पास पास पे दिखाना है। ए बी बी, जो कि मध्यवर्ती, क्या है मध्यवर्ती। उसके बाद ऐसे अलग अलग बना देना, ए और बी, ए और बी, ये है अपना उत्पाद, और ये क्या है अपनी प्रभावी टक्कर। क्या है प्रभावी टक्कर, तो प्रभावी टक्कर में ये चिपकाओ भाई, ये एग्जांपल चिपका दो। नेक्स्ट लगाओ अप्रभावी टक्कर, नेक्स्ट लगाओ अप्रभावी टक्कर। इसमें लिखो ऐसी टक्करें, ऐसी टक्करें जिनके बाद हमें उत्पाद नहीं मिलता है, जिनके बाद हमें उत्पाद नहीं मिलता है, अप्रभावी टक्कर कहलाती है, अप्रभावी टक्कर कहलाती है। अब नीचे लिखो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में चिपकाओ, साथ साथ बनाओ मेरी। इधर से तो आ रहा दोनों आ रहे बी और बी, इधर से तिरछे आ रहे ए और ए। नेक्स्ट मध्यवर्ती बना देना, इनको आपस में ऐसे दिखा दो, बी बी ए और ए। ठीक, ये होगी मध्यवर्ती। क्या है, साथ साथ बनाते रहो, ये है मध्यवर्ती। और फिर यहाँ लिख देना आप नो रिएक्शन या नो प्रोडक्ट, ना प्रोडक्ट। आपने क्या लिखा, ऐसी टक्करें, ऐसी टक्करें जिनके बाद हमें उत्पाद नहीं मिलता वो अप्रभावी टक्कर कहलाती। ये लिखा कि नहीं, अगर नहीं लिखा तो उसको ठीक करना भी। अप्रभावी टक्कर कहलाती है, ये एग्जाम्पल इसमें चिपकाना है। चलो अब एक लाइन छोड़ के लिखो, अभिविन्यास के आधार पर, नीचे लिखो अभिविन्यास के आधार पर टक्कर सिद्धांत, अभिविन्यास के आधार पर टक्कर सिद्धांत, इसी में कंटिन्यू चल रहा है। अब अभिविन्यास अपने एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है उसके हिसाब से अपन देखेंगे, उसको कहेंगे भाई एनसीईआरटी का जो अपन लाइन टू लाइन चल रहा है। अब पेन को भी बंद कर दो। अभिविन्यास का मतलब, अभिविन्यास के आधार पर, अभिविन्यास का मतलब जो सही अभिविन्यास होगा, जहां सही अभिविन्यास होगा वहां तो अपन को क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। जहां सही अभिविन्यास अगर नहीं है तो वह प्रोडक्ट अपन को नहीं मिलेगा। कुल मिला के यही बात है। ठीक, तो देखो अपने एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है CH3Br और OH- ये दे रखा है एग्जांपल अभिविन्यास के आधार पर। तो पेन को भी बंद रखो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उसके बाद आपको लिखना है। तो पहले देखो, जब ये OH- यहाँ अटैक करेगा तो देखो इसको CH मेथिल ब्रोमाइड, उसको मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। अब देखो इस पे खुद पे क्या है नेगेटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव। अब अटैक करने आ रहा है
कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो यह होगा नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट या नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। और आपको यही लिखना है नीचे स्थान बनाकर, सही या उपयुक्त अभिविन्यास नहीं है, उपयुक्त अभिविन्यास नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये तो स्टेप फर्स्ट होगी, इसकी क्या होगी स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड लेना, अपन क्या लेना है स्टेप सेकंड, पहले देखते रहो बाद में ये का छापना। स्टेप सेकंड में क्या लोगे भाई, अपने पास क्या है सी एच और एच और एच, ये बी आर था, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। आपके पास जो ओ एच माइनस है वो पीछे से अटैक कर रहा है, क्या आंसर कर रहा है पीछे से अटैक कर रहा है। अब देखो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव है, अब आसानी से इस पे आक्रमण हो जाएगा, तो पीछे से आक्रमण कर रहा है, क्या कर रहा है पीछे से आक्रमण कर रहा है। तो कुल मिला के क्या हो गया सी एच एच और एच, और यहाँ जुड़ रहा है अपन ओ एच माइनस, और यहाँ जुड़ रहा है बी आर माइनस। तो ये क्या हो जाएगी इसकी मध्यवर्ती स्थिति, मध्यवर्ती स्थिति हो जाएगी। ये तो क्या है मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती स्टेप है ये। इसके बाद इसका प्रोडक्ट बना देगा, क्या बन जाएगा भाई बी आर माइनस उठ जाएगा, ओ एच माइनस लग जाएगा, मतलब मेथिल ब्रोमाइड से मेथनॉल बन गया कुल मिला के। सी एच एच और एच और ओ एच और बी आर माइनस, और यहाँ आप स्टार बना के इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, आप शायद याद लिखना नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ उपयुक्त अभिविन्यास है या सही अभिविन्यास है, तो ये चिपकाओ। अभिविन्यास का आधार पर लगाया था आपने, पहला लिखो अभिविन्यास का आधार पर, ये एग्जांपल लिखो यहाँ, और यहाँ नो रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा, तो ये चिपका के लिखना भाई इसके नीचे, या अभिविन्यास। पहले वाले में क्या क्या लिखना है, मैं एक बार लाइन बना देता हूँ, मैं पहले तो यहाँ तक का चिपका दो, ऊपर वाला, इस लाइन से ग्रीन लाइन से ऊपर वाला चिपका दो, यहाँ लिखोगे यहाँ सही अभिविन्यास नहीं है, नेक्स्ट वाले में सही अभिविन्यास है, तो नेक्स्ट वाले में ये एग्जांपल है मध्यवर्ती दर्शा देना, और लास्ट में प्रोडक्ट बना। आशा करता हूँ दिख रहा होगा आपको और समझ में आया होगा। कुल मिला के इसमें आगे से आक्रमण करना था और इसमें पीछे से आक्रमण करना है, ठीक। तो पीछे वाले में प्रोडक्ट बन गया, आगे वाले में प्रोडक्ट नहीं बना, इसमें सही अभिविन्यास नहीं था, इसमें सही अभिविन्यास है। चलो छापो। लगभग अपना कोलिजन थ्योरी टक्कर सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है, और इसमें एनसीईआरटी की एक लाइन है वो देख लेते हैं, वहां से प्रश्न पूछता है। अगर आप नहीं लिख पाए तो वीडियो को रिपीट कर लेना भाई, इसको रब कर दिया मैंने। चलो एनसीईआरटी की लाइन है P A B Z P अपॉन आठ। एनसीईआरटी में कुछ ये लिखा हुआ, तो कभी कभी छोटे प्रश्नों में पूछ लेता है कि ये P क्या है और Z क्या है, इस टक्कर सिद्धांत के अंदर ही है। तो P तो है प्रायिकता, संभावना, P तो क्या है प्रायिकता या त्रिविम कारक, त्रिविम कारक अभी लिख रहा नहीं, और Z है संगठित आवर्त, क्या है संगठित आवर्त, ठीक है। तो ये कभी कभी छोटे प्रश्नों में पूछ लेता है, तो ये आपने जो लिखा सबसे लास्ट में नोट बना के इसको लिख लो, ये पूछ लेता है P क्या है और Z क्या है, इसको चिपका लो भाई, और ये अपना संगठित सिद्धांत कंप्लीट। अब देखो ए और बी अभी कार्यक्रम था भैया, अब एक लाइन छोड़ के नया प्रश्न लिखो। उत्प्रेरक राजस्थान बोर्ड में पूछता है, ये आर भी लगा लो,
क्वेश्चन बना के लिख लो भाई, आप क्वेश्चन बना के लगाना तो आपको ये समझ में आ जाएगा भाई, यहाँ से पढ़ना, क्वेश्चन ही बना दिया सीधा ही। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करता है, क्वेश्चन लिखो। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करता है, समझाइए, ये क्वेश्चन है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करता है, ऊपर लगा लो रास्ता नंबर। ठीक, अब देखो सामने ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, बढ़ा भी देता है, क्या करता है, बढ़ा भी देता है। जब अभिक्रिया को वेग को बढ़ाएंगे तो उत्प्रेरक वर्धक, इसको क्या कहेंगे अपन, उत्प्रेरक वर्धक, क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। अब कभी कभी अभिक्रिया को वेग को घटा देंगे, तो यहाँ अपने एनसीईआरटी में जो अभिक्रिया को वेग को घटा रहा है उत्प्रेरक, उसको निरोधक शब्द से यूज करें, किसको कर रहे हैं, निरोधक शब्द से दर्शा रहा है वो, किससे दर्शा रहा है, उत्प्रेरक। पहले तो उत्प्रेरक क्या है, जैसे मैं कहूंगा आपको कल ये चैप्टर याद करके आना, तो मेरे कहने के बाद आप चैप्टर याद करके आए हो, तो मैं आपके लिए क्या हो गया, उत्प्रेरित, मतलब मैंने आपको उत्प्रेरित किया है उस चीज के लिए, पढ़ाई के लिए उत्प्रेरित किया, तब जाके आपने क्या किया, जैसे सेल्फ मोटिवेट और मोटिवेट। सेल्फ मोटिवेट मतलब खुद से, जैसे आप खुद पढ़ के आओ, और मोटिवेट किया मैंने, तो मैंने मोटिवेट मतलब मेरे कहने से आप पढ़ के आए हैं, तो मैं आपके लिए क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया, क्या हो गया, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देता है और घटा देता है। उत्प्रेरक जो बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक, और घटाता है उस शब्द के लिए अपन क्या लगा रहे, निरोधक शब्द लगा रहे, अपन अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। दूसरा, कभी कभी इसमें ये भी पूछ लेता है कि निम्न रिएक्शन में उत्प्रेरक कौन सा है, यानी ये जैसे पूछा हुआ अपने एनसीईआरटी में, +3O2, यह लिखा था MnO2, MnO2। अब ये पूछा था उसने छोटे प्रश्नों में या आरबी में, ये छोटे प्रश्नों में ये पूछा था कि ये MnO2 क्या है, तो ये क्या है भाई, उत्प्रेरक है, क्या है, उत्प्रेरक है। इस रिएक्शन के लिए क्या है, उत्प्रेरक। और ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये तो जानते हो आप, ये ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड है, ये ऑक्सीजन है, पोटेशियम क्लोराइड। नहीं आता तो मैंने बोल दिया, रिकॉर्ड होगा। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो मोस्टली बात ये होगी, तो ये रिएक्शन में पूछा था कि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये क्या है, उत्प्रेरक है, तो आपको बताना था ये क्या है, उत्प्रेरक। भाई उत्प्रेरक क्या है, अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देता है और घटाता, अभिक्रिया को बढ़ाता है उसको उत्प्रेरक वर्धक, घटाना उसको निरोधक शब्द बोलते हैं। ये रिएक्शन अपने एनसीईआरटी की है, इसी को उठा के पूछा था उसने। एक छोटा सा प्रश्न एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता। तो ये अपना MnO2 है, तो ये क्या है, तो ये बताना था आपको, ये क्या है, उत्प्रेरक है। तो यहाँ तक की बात कंप्लीट। अब देखो भाई, एक होता है अपने पास यहाँ पे ए और बी अभिकारक है, ये खुद कुछ एनर्जी रखते हैं और उसके बाद COD बन जाता है, क्या बन जाता है, COD बन जाता है। तो ये तो अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा इतनी था खुद की, उसके बाद इतनी एनर्जी है वो EEA है, मतलब सक्रियण ऊर्जा, क्या है, सक्रियण ऊर्जा। अभी तक लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा लाइन टू लाइन, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। और ये खुद की एनर्जी और प्लस सक्रियण ऊर्जा, इसका योग, इसको बोलते हैं दैलीय ऊर्जा, क्या बोलते हैं, दैलीय ऊर्जा। इसको E और T से दर्शाती है, के पैरों में T, मतलब ये तो सक्रियण ऊर्जा होगी, ये खुद की एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा और खुद की एनर्जी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दैलीय ऊर्जा। तो यहाँ की परिभाषा भी पूछ लेता वो, दैलीय ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा कौन सी है, खुद की एनर्जी क्या है, पूछने का तरीका है, या तो खुद की परिभाषा पूछ लेगा, तो आप बता दो कि भाई दैलीय ऊर्जा में से अगर खुद की एनर्जी काट दे तो सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगा, और सक्रियण ऊर्जा में खुद की एनर्जी जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, दैलीय ऊर्जा बन जाएगा। या वो क्या पूछ सकता है, या ABC लगा के पूछ लेता है, या A क्या है, B क्या है, C क्या है ना, तो पूछने का तरीका उसका। यहाँ पर जो स्टेप ये मध्यवर्ती स्थिति आती है, क्या होती है भाई, अगर वो कोई भी रिएक्शन उसमें मध्य की स्थिति आती है ना, मध्य बीच वाली, तो वो स्थिति क्या है, मध्यवर्ती स्थिति। ये क्या है, मध्यवर्ती स्थिति, ठीक है।
मतलब वो पूछ लेता दहली ऊर्जा, तो दहली ऊर्जा का मतलब सक्रिय ऊर्जा और खुद की एनर्जी का योग क्या होगा, दहली ऊर्जा। अगर दहली ऊर्जा में खुद की एनर्जी निकाल दो तो क्या बच जाएगा, सक्रिय ऊर्जा। ठीक, तो ये तो बेसिक बातें थी। अब देखो उत्प्रेरक क्या करता है, ये अपने पास ये है, ये ए और बी है, और ये क्या है, सी और डी। ये क्या अपनी सक्रिय ऊर्जा, ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा। ठीक, और टोटल दहली ऊर्जा। तो जब ये तो क्या है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक क्या अनुपस्थिति में, ये तो अनुपस्थिति में। अगर उपस्थित हो, क्या हो, उपस्थिति में क्या होगा, अगर उत्प्रेरक उपस्थिति है तो उस दौरान क्या होगा, ये अपना ये चल रहा है, ये तो खुद की एनर्जी है, ये सक्रिय ऊर्जा है अपनी, और यहाँ सी और डी पर। तो देखो जब उत्प्रेरक उपस्थित हो, जब उत्प्रेरक उपस्थित हो तो देखो इस सक्रिय ऊर्जा को ये कम कर देता है, मतलब इसको कम कर देता है, तो उत्पाद क्या बन जाता है, जल्दी बन जाता है। उत्पाद क्या बन जाता है, जल्दी। मतलब कोई ये बिल्डिंग है, इसको पार करके आपको, इसको पार करके जाना है इधर, तो आपको टाइम लग रहा है, मानो 1 घंटा लग रहा है, मानो 3 घंटा लग रहा है। इसको आप 3 मंजिल मीनार इमारत है, आपको यहाँ से इधर जाना है, और आपको लग रहा है 3 घंटे। अब मैं इसमें से एक सुरंग बना दूं, आप इसमें से इस सुरंग से निकले तो आपको 1 घंटे लग रहा है, मतलब जल्दी टाइम बच गया ना, 2 घंटे। मतलब विक्रिया का वेग क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो उत्प्रेरक क्या करता है, इस ये जैसे ये सक्रिय ऊर्जा है, इसको घटा देता है। तो आप पहले तो 3 मंजिल, जब 1 मंजिल पे एक सुरंग बनी हुई है तो आप सीधा जा रहे हो, तो अभी विक्रिया का वेग जल्दी बढ़ गया ना, उत्पाद जल्दी मिल गया, तो विक्रिया का वेग क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। मतलब आप पहले तो यहाँ से स्टार्ट हो गया विक्रिया, यहाँ जाके यहाँ उत्पाद बन रहा था, और अब की बार जब उत्प्रेरक कर दी सक्रिय ऊर्जा को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, और ये यहाँ से भी क्या बन गया, अभी इतना ही क्रॉस करना, उसको क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है, और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये तो मेन मुख्य बातें होगी अपनी एनसीईआरटी के अनुसार उत्प्रेरक के बारे में। अब नोट में नीचे, इसके नीचे नोट में 1-2-4 बातें और लिखनी। नोट में 2-4 बातें क्या लिखेंगे, एक तो जी उत्प्रेरक है तो डेल्टा जी या गिब्स एनर्जी को प्रभावित नहीं करती। अब क्वेश्चन आता है कि गिब्स एनर्जी क्या है। गिब्स एनर्जी वह एनर्जी जिसको अपन आवश्यक कार्य के रूप में काम में ले सकते हैं, तो वो क्या होगी, गिब्स एनर्जी। तो इसको प्रभावित नहीं करता, इसको प्रभावित नहीं करता है। दूसरा पॉइंट नोट में लिखा अपन को, ये साम्य अवस्थांक, जैसे अपन 11th क्लास में निकालते थे साम्य स्थिरांक उत्पाद घटा विकरण, साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है, साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा, साम्य स्थिरांक को प्रभावित तो नहीं करता, लेकिन साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाती है, साम्य अवस्था जल्दी भी स्थापित हो जाती है, जल्दी हो जाती है, किसके कारण, उत्प्रेरक के कारण। चौथा पॉइंट, साम्य अवस्था में अग्र अभिक्रिया होगी, प्रतिपर अभिक्रिया होगी। तो अग्र अभिक्रिया वह प्रतिपर अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करता है, समान रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। अभी तक कुछ लिखना नहीं, मैं सभी लिखाऊंगा, प्रभावित करता है। तीसरा, सवता अभिक्रिया को प्रभावित करता है, सवता अभिक्रिया का मतलब जैसे नदी बह रही है, ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, तो सवता खुद अपने आप हो रहा है। जैसे अपने 10 मंजिल इमारत से आपको नीचे पानी ला रहा है तो पानी स्वयं आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे से अगर 10 मंजिल चढ़ाना तो अपन को वायु बल की आवश्यकता होगी, मोटर चलाने की आवश्यकता होगी। तो जो काम अपने आप हो रहा था वो तो सवता अभिक्रिया में आ जाएगा, अपने आप नहीं हो रहा, वायु बल की आवश्यकता हो तो असवता में हो, तो ये सवता अभिक्रिया को प्रभावित करता है और असवता को प्रभावित नहीं करता भाई। तो ये तो अपने उत्प्रेरक के बारे में लिखना है तो, और ये नीचे नोट में लिखना है कि उत्प्रेरक किसको प्रभावित करता है, किसको प्रभावित नहीं करता। ये अलग से अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, अलग से पूछा जाता है, तो राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लिखो भाई, अब यहाँ से स्टार्ट, जो भी अपने बोर्ड पे समझा उसको लिखना। लिखो जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे लिखना। तो लिखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। लिखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट लाइन लिखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो,
जब अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, जब अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक, उसको उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है, उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। जिस उत्प्रेरक के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है उसको उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। लेकिन कभी कभी अभिक्रिया के वेग को घटा भी देता है, कभी कभी अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, उसके लिए निरोधक शब्द यूज किया गया, उसके लिए निरोधक शब्द यूज किया गया, उसके लिए निरोधक शब्द यूज किया गया। ठीक है, अब नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है या उसकी उपस्थिति में, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है या उसकी उपस्थिति में हमें जल्दी उत्पाद मिल जाता है, या हमें जल्दी उत्पाद मिल जाता है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है या हमें जल्दी उत्पाद, उसकी उपस्थिति में जल्दी उत्पाद मिल जाता है, अर्थात वेग बढ़ जाता है। जिससे मेरे कहने पे आप कुछ कर रहे हो तो मैं आपके लिए उत्प्रेरक हो गया, मैं आपको क्रिया करवा रहा हूँ। मैंने कहा पढ़ के आना तो आप पढ़ के आए हो, तो मेरे कहने से पढ़ के आए तो आप मेरे साथ, मेरे से क्या उत्प्रेरित हो, मतलब मैं आपके लिए क्या हूँ, उत्प्रेरक। बाद उसके नीचे ये लाइन चिपकाओ 2KClO3, ऊपर लिखो तीर के निशान के ऊपर MnO2, 2KCl + 3O2। ठीक है, उसमें लिखो MnO2 क्या है, उत्प्रेरक। MnO2 क्या है, उत्प्रेरक। MnO2 क्या है, उत्प्रेरक। इसका नाम लिखो पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम लिखो पोटेशियम क्लोरेट। और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ये है क्या, ऑक्सीजन। इतनी बातें लिखो। इसलिए अब नीचे लिखो एक लाइन, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। लिखिए। अब फिर नीचे ये ग्राफ बनाओ, नीचे ये ग्राफ बनाओ, ऐसे लाइन खींच के, ए और बी खुद की एनर्जी और इतना है वो क्या है, सक्रियण ऊर्जा। इन सक्रियण ऊर्जा खुद की एनर्जी का योग क्या है, दैलीय ऊर्जा। क्या है, दैलीय ऊर्जा। अब सक्रियण ऊर्जा को ए से दर्शा रहे और जो दैलीय ऊर्जा उसको ईटी से दर्शा रहे, और ये बीच वाली स्थिति यहाँ है, यह मध्यवर्ती स्थिति होती। एक बार ये पूरा बना हुआ, इसमें से ये या तो पूछ लेता है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, दैलीय ऊर्जा क्या है, या पूछ लेता है कि या ए दर्शा देगा या बी दर्शा देगा, या सी दर्शा देगा, बताओ ए बी सी क्या है। तो ये बनाओ, बना ली। अब नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के, एक तरफ तो लिखो उत्प्रेरक की उपस्थिति और एक लिखो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। उपस्थिति वाले में तो ये डायग्राम बनाना, फिर से ये का ये उपस्थिति है उत्प्रेरक की, समझ लो एक बार, बाद में लिखा। उत्प्रेरक की उपस्थिति है तो सक्रियण ऊर्जा को पहले तो पूरा बढ़ाओगे, और उसमें से उत्प्रेरक होगा तो इस सक्रियण ऊर्जा को आधा पेन यूज करके कम कर दे, दिखा देना किसमें, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और एक दूसरी तरह बना लो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। इसमें जो क्या है, उत्प्रेरक है ही नहीं तो सक्रियण ऊर्जा कम कौन करेगा, तो सक्रियण ऊर्जा ऐसे कैसे पूरी होगी। तो ये दो डायग्राम बनाने, उत्प्रेरक की उपस्थिति और अनुपस्थिति। तो उपस्थिति में ये चिपकाना है, अनुपस्थिति में ये चिपकाओगे। चिपका दिया। हम नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो, उसमें लिखो नोट। नोट में ये जो अपनी नोट वाली बातें, ये बातें लिखो। पहले लिखो, पहला पॉइंट लगा के नोट, उत्प्रेरक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी को प्रभावित नहीं करता है। क्रॉस लगा रखा है तो गिब्स ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है, गिब्स ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है। आशा करता हूं लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उत्प्रेरक साम्य अवस्था को, साम्य स्थिरांक को, सॉरी, उत्प्रेरक साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। दो चीजें लिखी अपनी, गिब्स एनर्जी और साम्य स्थिरांक, दोनों में प्रभावित नहीं करता है। तीसरा पॉइंट लिखो, साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। तीसरे पॉइंट पर ये रिपीट करना है, साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन माइक बंद हो गया शायद, आवाज आ रही है नहीं आ रही, लेकिन साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाती है। मतलब साम्य अवस्था जल्दी हो जाती है, किसके कारण, उत्प्रेरक के कारण, लेकिन साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाती है। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखो,
उत्प्रेरक अगर वह प्रतीप अभिक्रिया को उत्प्रेरक अगर वह प्रतीप अभिक्रिया को समान रूप से उत्प्रेरक अगर वह प्रतीप अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करता है, समान रूप से प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, उत्प्रेरक स्वतः अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक स्वतः होने वाली खुद से होने वाली अभिक्रिया, उत्प्रेरक स्वतः अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट लाइन में इसका बिल्कुल अपोजिट लिखना है। उत्प्रेरक अस्वतः अभिक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता, स्वतः को करता है, अस्वतः को नहीं करता है। लास्ट लाइन में कहते हैं उत्प्रेरक अस्वतः अभिक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता है। तो ये अपने क्या हो गया आज के लेक्चर में, कोलिजन थ्योरी और उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।